नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम अध्याय 14 हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियों के बिल्कुल मूल सार को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। हम सब अक्सर अपने आसपास अनगिनत लोगों को अलग अलग काम करते हुए देखते हैं ना, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि ये सब आपस में आखिर जुड़े कैसे हैं? तो चलिए समाज को चलाने वाले काम के इसी विशाल और आपस में गुथे हुए जाल को समझने की एक शानदार यात्रा शुरू करते हैं। जरा इस तस्वीर में सड़क की हलचल को देखिए। यहाँ कितनी तरह के काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बस चला रहा है, कोई सड़क के किनारे ताजे फल बेच रहा है, तो कोई भारी सामान ढो रहा है। पहली नज़र में देखने पर यह सब कुछ एक बड़ी अव्यवस्था या कंफ्यूजन जैसा लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि यह एक बेहद सुव्यवस्थित प्रणाली का हिस्सा है। और आज हम इसी पूरी व्यवस्था को बिल्कुल सही तरीके से कैटेगराइज करने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आज का नया विचार नहीं है। सदियों पहले कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में एकदम साफ कर दिया था कि आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है और इसका अभाव भौतिक विनाश देता है। मतलब आर्थिक गतिविधियां केवल पैसा कमाने का कोई जरिया भर नहीं है, बल्कि ये किसी भी समाज के विकास, उसकी प्रगति और यहां तक कि उसके अस्तित्व का बिल्कुल बुनियादी आधार है। इस सच में बहुत बड़ी बात है। चलिए तो देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले हमारे आसपास की गतिविधियां, फिर प्राथमिक क्षेत्रक जो प्रकृति पर निर्भर है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्रक यानी निर्माण और उद्योग, चौथा है तृतीय क्षेत्रक जिसमें सेवाएं शामिल हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि ये सभी क्षेत्रक आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, हमारे आसपास की गतिविधियां और आखिर एक आर्थिक कार्य होता क्या है। अब सवाल उठता है कि एक आम रोजमर्रा के काम और एक आर्थिक गतिविधि में क्या फर्क है। जवाब बहुत सीधा सा है, मौद्रिक मूल्य, यानी किसी भी वस्तु या सेवा की वो वैल्यू जिसे पैसे या मुद्रा के रूप में नापा जा सके। उदाहरण के लिए, अगर घर के बगीचे में महज शौक के लिए फूल उगाए जा रहे हैं तो वो गैर आर्थिक है, लेकिन अगर कोई किसान बाजार में बेचने के लिए फसल उगाता है तो वो एक आर्थिक गतिविधि बन जाती है। इसी एक छोटी सी परिभाषा ने दशकों से हमारे समाज के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, प्राथमिक क्षेत्रक, जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। इसे हम अर्थव्यवस्था की जड़ें भी कह सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक असल में है क्या? इसमें वे सभी गतिविधियां आती हैं जहां वस्तुओं का उत्पादन सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहकर किया जाता है। इसे अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो कारखानों तक जो भी कच्चा माल पहुंचता है या हम जो भी जटिल चीजें इस्तेमाल करते हैं, उन सबका जन्मस्थान यही प्राथमिक क्षेत्रक होता है। ये सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इस तस्वीर में देखिए, खेतों में जुताई हो रही है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मशीनों से धरती का सीना चीरकर खनन किया जा रहा है। चाहे कृषि हो या खदानों से कोयला और पत्थर निकालना, ये सब सीधे जमीन से प्राकृतिक संसाधन निकालने के बिल्कुल क्लासिक और बेहतरीन उदाहरण हैं। और हां, ये क्षेत्रक केवल मिट्टी या पत्थरों तक ही सीमित नहीं है। मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में जाना या फिर बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन करना, ये सब भी इसी प्रकृति पर निर्भर प्राथमिक क्षेत्रक का ही एक बड़ा हिस्सा है। इससे हमें यह समझ आता है कि प्रकृति से संसाधन निकालने का यह प्राथमिक स्तर कितने विशाल और व्यापक पैमाने पर काम करता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, द्वितीय क्षेत्रक। ये है निर्माण और उद्योग, यानी विनिर्माण की असली शक्ति। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। कारखानों में असल में होता क्या है? यहां प्राथमिक क्षेत्रक से मिले कच्चे माल को लिया जाता है और फिर शानदार इंजीनियरिंग और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के दम पर उसे उन जटिल और उपयोगी उत्पादों में बदल दिया जाता है जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर प्रकृति से मिली साधारण चीजों को एक बिल्कुल नया रूप और आकार मिलता है। अब इस निर्माण और उद्योग क्षेत्र के स्केल का अंदाजा लगाना है तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2 करोड़। जी हां, भारत में हर साल इतने बड़े पैमाने पर दोपहिया वाहनों का निर्माण होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमें द्वितीय क्षेत्रक के उस असीम और विशालकाय औद्योगिक पैमाने की एक बहुत ही ठोस तस्वीर दिखाता है। चलिए अब रुक करते हैं चौथे भाग का, तृतीय क्षेत्रक। इसमें सेवाएं और सहायता शामिल हैं और इसे हम समाज की एक अदृश्य रीढ़ कह सकते हैं। अब ये तृतीय क्षेत्रक थोड़ा अलग है। इसका मुख्य काम कोई भौतिक या छूने योग्य उत्पाद बनाना नहीं है। इसके बजाय ये बेहद महत्वपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करता है। इसे आप एक अदृश्य गूंद की तरह मान सकते हैं।
इन सेवाओं को हम हाथों से छू तो नहीं सकते, लेकिन बिना इनके प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के काम पूरी तरह से ठप पड़ जाएंगे। ये उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त बैकअप और सपोर्ट देता है। और इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सेवाएं कितनी विविध हो सकती हैं। एक तरफ अत्याधुनिक एमआरआई मशीन जैसी हाईटेक चिकित्सा सेवा है जो हमारी जान बचाती है, और दूसरी तरफ विशाल मालभाग जहाज़ों और ट्रकों का वो भारी भरकम नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में सामान पहुंचाता है। और मजे की बात देखिए, ये दोनों ही पूरी तरह से सेवाएं हैं। अगर हम कुछ मुख्य तृतीयक भूमिकाओं की बात करें तो इसमें वो ट्रक ड्राइवर शामिल हैं जो खेतों से फसल शहर तक लाते हैं, वो खुदरा विक्रेता जो हमें सामान बेचते हैं, हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डॉक्टर और नर्सें, ज्ञान देने वाले शिक्षक और हमारी मशीनें या गाड़ियां ठीक करने वाले तकनीशियन और मैकेनिक। ये वे लोग हैं जो इस समाज की रोजमर्रा की भारी भरकम मशीनरी को बिना रुके सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर पहुंच गए हैं, क्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता। यानी ये एक पूर्ण रूप से बुना हुआ जाल कैसे है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। गुजरात के आणंद जिले की कल्पना कीजिए। पहले चरण में एक खेत में अनाज उगाया जाता है, यह हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरे चरण में उसी अनाज को एक ट्रक में लाद कर शहर के कारखाने तक ले जाया जाता है, ये परिवहन है, यानी तृतीयक क्षेत्रक की सेवा। और फिर अंत में उस अनाज को कारखाने में प्रोसेस करके पैकेट बंद आटे या बिस्किट में बदल दिया जाता है, जो कि द्वितीयक क्षेत्रक का काम है। देखिए कैसे एक ही उत्पाद बड़ी खूबसूरती से इन तीनों क्षेत्रकों से होकर गुजरा। तो अंत में आइए एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस विश्लेषण को विराम देते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा यदि कल सुबह हम उठें और इन तीनों आपस में जुड़े हुए क्षेत्रकों में से कोई एक अचानक गायब हो जाए? अगर सारे ट्रक चलने बंद हो जाएं, या किसान खेती करना छोड़ दें, या सारे कारखाने ठप पड़ जाएं, क्या हमारी पूरी की पूरी सभ्यता कुछ ही दिनों में रुक नहीं जाएगी? हमारी अर्थव्यवस्था का ये शानदार जाल हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, और देखा जाए तो हमारी सबसे गहरी निर्भरता भी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।